नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव रखा है, जिसका नाम है विवाद से विश्वास। इस स्कीम को काफी अहम माना जा रहा है, खासकर तब जबकि देश की विभिन्न अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े करीब 4,83,000 मामले लंबित हैं। इस स्कीम की मुख्य बातें कुछ इस तरह से हैं। अगर 31 मार्च 2020 तक कोई व्यक्ति इस स्कीम का फायदा उठाता है तो उसे सिर्फ विवादित कर की राशि ही जमा करनी पड़ेगी, यानी उस पर लगी पेनल्टी और ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2020 के बाद इस स्कीम का फायदा उठाने वाले व्यक्तियों को विवादित कर की राशि के साथ विवादित कर की राशि का 10% और देना पड़ेगा। ये स्कीम 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी। इस स्कीम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज की अर्थनीति में। विवाद से विश्वास स्कीम पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान। वेद जैन साहब जो टैक्स एक्सपर्ट हैं और साथ ही द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। साथ ही में हैं पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में चीफ इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा साहब। स्वागत है आपका। जैन साहब, आप जरा बताएं कि किन लोगों को फायदा होगा, कितने लाख करोड़ अभी इस समय लिटिगेशन में फंसे हुए हैं? देखिए, ये जो स्कीम है ये एक सेकंड फेज है जो लास्ट ईयर स्कीम आई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, सबका साथ सबका विश्वास। सरकार का ऐसा मानना है कि हमें लिटिगेशन को कम करना चाहिए, जितने विवाद हैं उसके ऊपर एक अंकुश लगा के बंद किया जाए। इससे देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, इससे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, हमारी इंडस्ट्री और जो टैक्स पेयर हैं उनकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है, विवाद बढ़ते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि हम एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर आप अगर 30 जितना आपका टैक्स बनता है वो अगर आप जमा करा देंगे तो हम आपका वो विवाद को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसकी अभी पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, 2 दिन पहले वित्त मंत्री जी ने किया, और उसमें उन्होंने एक बहुत सिंपल सी स्कीम दी है कि जिसकी भी कोई लिटिगेशन, कोई डिस्प्यूट किसी भी फॉरम पे पेंडिंग है 31 जनवरी 2020 को, वो चाहे आपका कमिश्नर अपील के पास हो, चाहे वो आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कोई रिट पटिशन हो, कोई आर्बिट्रेशन चल रहा हो, कहीं रिकन्सिलिएशन का इशू चल रहा हो, उसके बारे में डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप उसको सेटल कर सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला दिया कि जो आपका उसके ऊपर टैक्स बनता है वो आप जमा करा दीजिए, आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट, आपकी पेनल्टी और जो कोई और प्रोसिक्यूशन के मैटर्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि 31 मार्च से पहले ये विवाद सेटल हो जाए और वो उसके पहले आप टैक्स जमा करा दें, तो सिर्फ इतना होगा। जी, लोगों को ये इनक्रेज करने के लिए कि वो जल्दी से जल्दी आएँ, तो उसमें एक प्रावधान और किया गया कि जो 31 मार्च तक जमा नहीं कराएंगे और शायद 30 जून तक का 3 महीने का टाइम और मिलेगा, उसमें उनको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका टैक्स जो बनता है, आपने कोई 1 करोड़ रुपये का डिस्प्यूट है जिसके ऊपर अगर मैं 30% टैक्स मानूँ तो 30 लाख जमा कराना है, तो अगर 31 मार्च तक नहीं कराएंगे तो 33 लाख जमा कराना पड़ेगा। एक प्रावधान ऐसा है कि कुछ डिस्प्यूट ऐसे हो सकते हैं जिसको इनकम से डिस्प्यूट नहीं हो, टैक्स से डिस्प्यूट नहीं हो, जिसका सिर्फ इंटरेस्ट पे डिस्प्यूट हो सकता है, कोई पेनल्टी पे डिस्प्यूट हो सकता है, कोई और फीस लगती है उस पर डिस्प्यूट होता है। अगर उसको सेटल करना चाह रहे हैं तो 25% आपको सिर्फ जमा कराना पड़ेगा। कोई ऐसी पेनल्टी लगी है जैसे आपने कोई कैश एक्सेप्ट कर लिया किसी से, उसके ऊपर 100% पेनल्टी लगती है। कोई 10 लाख एक्सेप्ट किया तो 10 लाख की पेनल्टी लगी है। तो सरकार का कहना है कि आप 2,50,000 जमा करा दीजिए 31 मार्च तक, तो हम आपको उसको कर देंगे। और एक सिंपल बड़ी अरिथमेटिक लगाई है कि जो इशू अपील के अंदर डिस्प्यूट किया जा रहा है उसी अमाउंट का आप फिर टैक्स लेना है। तो फार्मूला बहुत सिंपल है कि जो आपकी इनकम असेस हुई, आपकी वहाँ पर हुई, और जो आपका आज की डेट में टैक्स बनता है उस विवादित क्षेत्र को निकाल के घटा के वो जमा आपको कराना है। तो लेकिन ये अपील दोनों साइड से हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका विवाद चल रहा हो, सरकार का विवाद भी हो सकता है। आपको नीचे फॉरम पे कोई छूट मिल गई, आपने कमिश्नर अपील से कोई अपील की, वहाँ पर आपका टैक्स छूट गया, लेकिन सरकार उसके अगेंस्ट अपील में आई हुई है ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में, तो वो अमाउंट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है बहुत सिंपल, बहुत अच्छी स्कीम आई है सिस्टम को डीक्लॉग करने की। जो आपका दूसरा सवाल था कि कितना क्या फ़ायदा होगा और कैसे कितना है, देखिए आज की डेट में जो बजट डॉक्यूमेंट अभी पेश किया वित्त मंत्री जी ने उस दिन 1 फरवरी को, उसके हिसाब से 8,02,000 करोड़ रुपए के टैक्स एरियर्स हैं इनकम टैक्स के। अब ये मानिए 8,02,000 करोड़ के बहुत बड़े अपने आप में एरियर हैं।
ऐसा अनुमान है कि लगभग 5 लाख के अपील्स इधर उधर पेंडिंग है। तो आप लगाइए कितनी देश का अमाउंट और कितना एफिशिएंसी, कोर्ट, वकील, जो टैक्स पेयर, सरकार की तरफ से कितना वर्किंग हो रही है। और ये स्कीम को कामयाब करने के लिए सरकार ने ये इसको कहा कि सिस्टम को निकाल दें। मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा उत्साहित इसलिए हूँ कि जो सबका साथ सबका विश्वास सर्विस टैक्स और एक्साइज के बारे में सरकार ने पिछले साल निकाली थी, वो जुलाई 2019 से आई थी और दिसंबर 19 तक चली थी। क्या आपको अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और कितना बेनिफिट आया? सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई और ये उसके विपरीत है, जबकि टोटल टैक्स इन एरिया उस समय उस स्कीम के अंदर लगभग 1,53,000 करोड़ थे। अब 1,53,000 करोड़ में 40,000 करोड़ आ गए, तो मैं समझता हूँ रफली 30% की कलेक्शन आ गई है। अगर मैं आज की डेट में 8 लाख करोड़ के जो एरियर हैं सरकार के और उसमें मैं 30% की कलेक्शन इनकम, मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स में कलेक्शन ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि सर्विस टैक्स और जीएसटी के और वो जो इशू थे, वो एक्साइज के इशू ऐसे थे जो पुराने कुछ दूसरे टाइप के थे, लेकिन इनकम टैक्स के बहुत ज़्यादा इशूज होते हैं। अगर 8 लाख पे अगर करोड़ पे 30% का मान के चलूँ तो 2,40,000 करोड़ रुपए का अनुमान से पे आना चाहिए। उसमें थोड़े से इश्यूज हैं जो आगे आपको सरकार को शायद थोड़े क्लैरिफाई करने पड़ेंगे कि कुछ, क्योंकि सबका साथ सबके विश्वास स्कीम में तो कुछ बेनिफिट और ज़्यादा थे, तो वो भी देखने पड़ेंगे। चलिए उन इश्यूज पे भी बात करेंगे। शर्मा जी, क्या लग रहा है कि इंडस्ट्री किस तरह से ले रही है इसको, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स की भी बात है और साथ में इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स है, उसकी भी बात है। जी बिल्कुल, जैसे वेद जी ने बताया कि ये सिंप्लीफिकेशन के लिए है, खासकर ये लिटिगेशन कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए, और जिसका कि जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम काफ़ी रिफॉर्म्स कर चुके हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी की है। 144 से हम 63 पे आ चुके हैं। और उसी में एक ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस, एक ऐसे पैरामीटर्स हैं जो जितना ज़्यादा इम्प्रूव होते चले जाएंगे तो हमारी जो रैंकिंग है और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, लोगों के लिए सुविधा होगी, सरकार के लिए सुविधा होगी, और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। खासकर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा टैक्स बेस है वो बहुत कम है। अगर हम दूसरे इकोनॉमीज से कंपेयर करें, हमारा कोई लगभग 17% के आसपास है जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, अगर हम सेंटर और स्टेट को मिला लें। लेकिन दूसरे देशों में अगर हम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ का रेशो देखें तो 22% है, जो लगभग के हमारा जो उसमें डिसएडवांटेज है वो 5% के आसपास का डिसएडवांटेज है। और अगर हम देश का जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है, उसको 224 लाख करोड़ मान के चलते हैं तो लगभग ये बन जाता है 11-12 लाख करोड़ रुपया बन जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन रहे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रहे और जो लिटिगेशंस कम से कम हो, और जो ये स्कीम है जैसे विवाद से विश्वास की स्कीम जो है, तो ऐसी स्कीम्स इस चीज़ को और प्रमोट करें तो टैक्स बेस बढ़ सकता है। टैक्स बेस बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होंगी, देश को फ़ायदा होगा, फिस्कल डेफिसिट कम होगा। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है और इसको हम सराहनीय, मतलब जो वित्त मंत्री जी ने ये कदम उठाया है बहुत अच्छा है। इसी आने वाले टाइम में जैसे वेद जी ने बताया कि इतने लाख करोड़ का 2,40,000 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है। अगर हम 30% भी मान के चलें कि जो इसका जो मटेरियल वे में अगर देखें कि इसका कितना अनुमान हम देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा हो सकता है, बहुत बड़ी रकम है जिससे कि देश को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि ऐसी सिंप्लीफिकेशंस जो खासकर जो टैक्सेशन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग कई बार इसलिए भी टैक्स नहीं दे पाते क्योंकि उनका जो टीडीएस प्रोसेसेस है कई बार उनको समझ में नहीं आता, या उसमें कई बार विवाद में आ जाते हैं, या सरकार की तरफ से, या फिर वो अपने आप ही कई बार ऐसे कुछ कदम उठा लेते हैं जो कि कई बार वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो उस चीज़ को, उस सारे विवाद को ख़त्म करने के लिए अगर ऐसी एक स्कीम्स आएंगी जो कि एक कंसोलिडेटेड स्कीम्स हैं, जो कि एक समय पे एक ही बार में सब जो विवाद है उसको ख़त्म करने के लिए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे एक तो सरकार का एक्सपेंडिचर भी बचेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इससे जो टैक्स पेयर है उसी को नुकसान होता है, सरकार को भी इसमें बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, और बहुत सारे जो लिटिगेशन के मामलों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस रहता है, सरकार दूसरे कामों में उलझी रहती है। तो इसके लिए उस सरलता के लिए ये काफ़ी अच्छा कदम है और इंडस्ट्री इसकी सराहना करती है। जी, जैसे कि शर्मा जी ने भी एक बात उठाई कि जो छोटी छोटी गलतियां या तकनीकी कारणों से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, डायरेक्ट टैक्स से जुड़े जो मामले हैं, क्या वो भी इसमें सब शामिल होंगे? नहीं, इसमें सभी तरह के मामले शामिल होंगे। जो सरकार ने अभी स्कीम बिल पेश किया है उसमें सभी सरकार ने सभी कुछ कैटेगरी है जिनको उन्होंने एक्सक्लूड किया है, और जो एक्सक्लूड किया गया है वो मेन कैटेगरी है जिसके अंदर सरकार ने सर्च, जैसे हम कहते हैं ना, सर्च या सीजर का केस किया हुआ है, वो असेसमेंट के जो डिस्प्यूट है
उनको कवर नहीं किया बाय एंड लार्ज। कुछ केस है जहाँ पे सरकार ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया है, तो उन केसेस को बाहर कर दिया है। एक जिनका पैसा विदेशों में बैंकों में पैसे के जो डिस्प्यूट्स हैं, उसमें सरकार कहती है कि वो ऑफेंस बहुत सीरियस है, हम उसको छूट नहीं दे पाएंगे, उनको कर दिया है। विदेशों से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जो ट्रीटी के अंदर आती है, वो भी वही पैसे जो बाहर से आती हैं उनके बारे में आया है। कुछ ऐसे भी केसेज हैं जहाँ पे कि डिस्प्यूट बढ़ने की तैयारी है और एक नया इशू आने की तैयारी है, तो सरकार नहीं चाहती वो इशू बंद करे, जिसे हम कहते हैं एनहांसमेंट के नोटिस देने के बारे में। कुछ केसेस में सरकार ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया कि उन लोगों को छूट नहीं मिलनी चाहिए। एक वो जिनके खौफे पोसा के फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कन्फिस्केशन के जो केसेस चल रहे हैं प्रोसिक्यूशन के, वो उनको बाहर कर दिया है। जो PMLA में केसेस हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस हैं, बेनामी के कुछ जिनके ऐसे, उन केसेस को सरकार ने इसमें से दायरे से बाहर रखने की कोशिश की है, ये मानते हुए कि ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, तो इन लोगों को इसमें स्कीम में आके इनका फ़ायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ और केसेस को भी सरकार को इसके अंदर लेके आने की ज़रूरत है जी। देखिए, जब हम विवाद खत्म करने की कोशिश करते हैं तो विवाद तो किसी भी बात पे हो सकता है, और विवाद के समय ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि विवाद में कौन गलत है और कौन ठीक है किस लिए। तो स्कीम को, जैसे मैंने कहा, सर्विस टैक्स में एक्साइज में लेकर आए थे, वो एक बहुत वाइड एंड स्कोप बहुत वाइड था। तो जिसका भी आज की डेट में कहीं भी किसी स्टेज पे लिटिगेशन है, वो किसी भी तरह का लिटिगेशन है, वो सबको लेके आना चाहिए था। सेकेंडली, जो विवाद आज की डेट में, अगर मैं स्कीम को जब देखता हूँ तो उन्होंने कट ऑफ डेट लगाई है जिसकी अपील 31 जनवरी को पेंडिंग होनी चाहिए। अब उसमें भी एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो मुझे लगता है सरकार क्लैरिफाई कर देगी कि कोई इशू जो है आपका 31 जनवरी से पहले डिसाइड हो गया और आप अपील अभी फाइल नहीं कर पाए और उसमें समय बचा हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि वो विवाद पेंडिंग नहीं है। विवाद तो पेंडिंग है, क्योंकि आपका राइट है, सरकार का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है। तो दोनों के इशू के अंदर वो उस विवाद को लेके आना चाहिए कि जो पेंडिंग आना चाहिए। कुछ फोरम ऐसे हैं जो अभी इंक्लूड नहीं किए गए। हम इनकम टैक्स में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, वो फोरम है, वहाँ भी एक विवाद जाता है। उस फोरम पे भी इशू जो पेंडिंग है उनको भी इसमें लेके आना चाहिए ताकि वो लोग भी इसके अंदर कहने से आ सकें। इसी तरह से विवाद आपका अपील में नहीं होता, विवाद आपका असेसिंग ऑफिसर के टेबल पे भी हो सकता है, जहाँ आपकी असेसमेंट रीअसेसमेंट चल रही है और अभी आपकी अपील नहीं बन पाई है, विवाद तो वहाँ भी है। एक और जो सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ जो इसमें लेके आना चाहिए वो ये है, वो विवाद जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि शायद मेरे ऊपर आ जाए, उसमें इसलिए होगा कि जब मैं सिस्टम को डीक्लोज कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ लिटिगेशन को पूरा ही ख़त्म कर दूँ, तो मैं उन लोगों को भी वहाँ लेके आऊँ जहाँ मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये विवाद आने वाला है, तो मैं इसको ख़त्म कर दूँ। तो मैं लोगों को कहूँ कि आप अपने आप में आके कहिए कि साहब ये मेरा विवाद आने वाला है और मुझे लगता है कि मैं इस अगले विवाद को नहीं आने जाना चाहता और मेरा मानना है कि मैं इसको टैक्स देके आपसे जाना चाहता हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा विन विन सिचुएशन सरकार को भी आएगी, टैक्स पेयर को तो आएगी, क्योंकि अगर कल आप मान लें आज हम उसको बाहर रखते हैं तो एनफोर्समेंट एजेंसी हो सकता है उन विवादों में से 10, 15, 20 लोगों को अपने दायरे में ले आए और उससे टैक्स वैक्स वसूल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन जब मैं वॉलंटरी कहता हूँ किसी को कि तुम इस विवाद से बचने के लिए अगर कोई आपका लगता है आ जाइए, तो वो 10 नहीं 100 लोग भी आ सकते हैं जो खुद ही चल कर आ जाए विवाद, जो हम शायद एनफोर्समेंट एजेंसी पहुंच भी नहीं पाए। तो इसलिए वो सर्विस टैक्स में और एक्साइज में ये स्कीम थी, सबका साथ सबका विश्वास में ये प्लान थी कि आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसा इशू है जिसका कोई आपको आने वाले टाइम में शौका जा सकता है या विवाद हो सकता है और आप चाहते हैं उस विवाद से भी हटना, तो आप उसका टैक्स जमा करा दीजिए। स्कीम के इस तहत में जब भी अगर कल को विवाद होगा, जितना आपने कहा है उस एक्सटेंट तक हम आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे। तो जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज करिए कोई आदमी कहता है कि मैंने वर्ष 14-15 में कोई मेरा या आज की डेट में मैंने कोई भरा हुआ है, मेरा उसमें 10 लाख रुपए का विवाद है जो मैं समझता हूँ आ सकता है, कल को सर इंटरप्रिटेशन बदल जाए, कोई और इशू बदल जाए, मैं आपको इसका 30% टैक्स जमा करा देता हूँ। तो 3 लाख रुपए आपके जमा हो गए, काम खत्म हो गया। कल को वो विवाद आता है और वो विवाद 10 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 10 से बढ़ता है तो नेचुरली कार्रवाई हो जाएगी, तो आपको वहाँ तक की छूट मिलेगी। तो वो एक उससे बहुत ब्रॉडन स्कीम करके लेके आना चाहिए, क्योंकि जो स्कीम का नाम है वो विवाद से विश्वास है। तो मुझे विवाद खत्म करना है और एक जनता में विश्वास क्रिएट करना है। और अब तो प्रधानमंत्री जी भी और सभी वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि जो टैक्स पेयर हैं वो दे आर द वेल्थ क्रिएटर, दे आर द आई थिंक द ट्रस्टी ऑफ द नेशन, दे आर द पीपल whom we should be proud of because they are contributing to the growth, they are bringing taxes। तो उनके लिए ये विवाद खत्म करना बहुत चार्टर की भी बात करेंगे और कुछ और तकनीकी पहलुओं की बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अर्थनीति।
मुकदमों का बोझ कम करने और करदाताओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम आई है। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा अर्थनीति में। शर्मा जी, ये बताएं कि जो ये विंडो दी गई है 31 मार्च 2020 तक की, और इसके वर्सेस अगर हम मुकदमेबाजी देखें या हाई इंटरेस्ट बर्डन देखें, तो क्या लगता है कि लोग हाथों हाथ लेंगे इस स्कीम को? जी बिल्कुल, क्योंकि विवाद किसी के भी हित में नहीं है। ना ही तो इसको जो टैक्स पेयर है उसको फ़ायदा होता है, ना ही सरकार को फ़ायदा होता है। सरकार का भी उतना ही उसमें नुकसान होता है, क्योंकि उस चीज़ को सुलझाने में, जैसे वेद जी ने बताया कि विवाद ठीक नहीं है, और कई बार तो विवाद को विवाद होने से पहले ही सुलझा देना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ उलझन हो सकती है और कुछ ऐसी शक की गुंजाइश हो रही है, तो जाके वो डिस्कस करे कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत फाइल किया है, तो मैं इसको क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ इसके ऊपर। तो एक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि सभी लोग इसमें सामने आएंगे जिनका भी विवाद है। कोई भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता जानबूझ के। तो ये एक अच्छा विंडो है और सभी इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। और सेकंड चीज़ यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विवाद है, जो एक टैक्स हैरेसमेंट है, उसके ऊपर सरकार का जो फोकस अभी 2-3 साल में बना है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, और जो करदाता है वो एक वेल्थ क्रिएटर भी है। वो अगर वो वेल्थ क्रिएट कर रहा है तभी तो कर दे रहा है, इसका मतलब वो वेल्थ क्रिएशन में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन और एक ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सरलता, कि उसको किसी ऐसा विवाद ही पैदा ना हो कि विवाद से पहले ही वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। तो ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसमें कि जो टैक्स पेयर है उसके लिए कैसे टैक्स फाइल करना है, कैसे उसको मतलब ऐसे विंडोज़ होने चाहिए जहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल विंडो, जैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन विंडो, जहाँ पे टैक्स फैसिलिटेशन विंडो, जहाँ पे जाके वो अगर कुछ उसके दिल में विवाद पैदा हो रहा है, वो सोच रहा है कि इसमें कुछ विवाद है, और जाके बड़ी सरलता से वहाँ पे कंसल्ट करे, और उनको डरे नहीं, उसको उसी टाइम पे पता चल जाए कि मेरे को इस तरीके से ये टैक्स फाइल करना है और मेरा इतना बनता है। विवाद में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही उससे सरकार को फ़ायदा होगा ना मेरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये केसेस बहुत जल्द तो सुलझे नहीं जाते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, कई बार सालों साल लग जाते हैं। और अभी मैंने देखा है कि शायद कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं कि 4,83,000 ऐसे मामले हैं जो कि अभी इस विवाद में, जो डायरेक्ट टैक्सेस में विवाद में उलझे हुए हैं। तो अगर ऐसे सब 4,83,000 लोग या फर्म्स ऐसे मामलों में उलझी हुई हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनका टाइम वेस्ट भी हो रहा है, सरकार का भी टाइम वेस्ट होता है। तो एक टाइम सेविंग के लिए, और क्योंकि वी हैव टू बिकम एंड ऑफ द डे फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी वंस अगेन, तो हमें टाइम बचाना है और आगे प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा, जो जैसे वेद जी ने बताया कि इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना हमें टैक्स कलेक्शन, अगर हम उसको 30% भी मान के चलें तो 2,40,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, जो कि देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकती है, और सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है बहुत इंक्रीज होगा। जी, टाइम एंड कॉस्ट बचेगा, जैसे कि शर्मा जी बता रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के समय के जो केसेस हैं, क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? उसमें कहा गया था कि हालांकि ऑपरेशन क्लीन भी चलाया गया था उसके बाद, और जैसे हमने देखा था कि करीब 23.5 लाख रुपए, 23 लाख हुई डिपॉजिट से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किया गया था, उनमें से कईयों ने ई रिटर्न फाइल की थी, लेकिन कुछ अभी भी केस ऐसे हैं जहाँ पर नोटिस दिए हुए हैं लेकिन अभी तक वहाँ पे आंसर्स नहीं आए। क्या वो वाले भी हो सकते हैं इसमें? हाँ, देखिए, डीमोनेटाइजेशन का जो केसेज हैं वो सारे स्कीम में लगभग कवर हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ, और वो वर्ष 16-17 फाइनेंशियल ईयर 17-18, उन सब की असेसमेंटें अब 31 दिसंबर को हो गई हैं, और उनकी जो डिस्प्यूट है, विवाद है, वो आज की डेट में CIT अपील की टेबल पर लग गए हैं। तो क्योंकि वो अपील 31 जनवरी को पेंडिंग है, तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग वो सारे विवाद कवर हो गए हैं, एक्सेप्ट वो केसेस होंगे जिनके की एक्सटेंडेड पीरियड होता है असेसिंग ऑफिसर के पास, जो टिप ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर 1 साल फालतू मिलता है। कुछ ऐसे केसेज है जिसमें टैक्स स्पेशल ऑडिट हो जाता है, कुछ प्रोविजन के अंदर पीरियड एक्सटेंड होता है, बाकी सारे कवर हो जाएंगे। उसमें 2 सवाल चिंता की बात में आएंगे, क्योंकि आज की डेट का कानून उसमें ये कहता है कि उसके ऊपर टैक्स 78% लगता है, क्योंकि वो 2016 में जब अमेंडमेंट की थी वो 60% टैक्स और 25% सरचार्ज और 78% लगता है। तो उस केसेस में अभी भी, क्योंकि वो अमाउंट बहुत हाई हो गया है 78%, तो ये अपने आप में एक छोटा चैलेंज आएगा कि वो कितने लोग इस स्कीम के अंदर आप आना चाहेंगे, आ पाएंगे, क्योंकि रेट बहुत 78% का बहुत बड़ा हो गया। अब कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है, जब हम विवाद की बात करते हैं तो हमें 2-3 बातें बड़ी बैकग्राउंड में ध्यान में रखनी हैं।
कभी कभी ये लगता है कि भाई ये स्कीम क्यों आया, क्या बेनिफिट आया, लेकिन एक बात मान के चलना पड़ेगा कि देखिए टैक्स लॉ कॉम्प्लेक्स है, और जो आप आज एक इंटरप्रिटेशन लेते हैं, जो आप सोच बनाते हैं, तो ये सोच के बनाते हैं कि मेरी तरफ से ये प्लानिंग बनती है, ये मेरी ठीक है। ओवर ए पीरियड जैसे आप जजमेंट आते हैं, जैसे जैसे सरकार के कुछ सर्कुलर आते हैं या सरकार का विचार आता है, तो आपको पता लगता है कि शायद मैंने जो प्लानिंग की थी या जो मैंने सोचा था, जो मैंने इंटरप्रिटेशन लगाया था, शायद वो ठीक नहीं निकले या गलत, इसमें डिस्प्यूट हो जाए। तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अगर मैं वॉलंटरी सामने आना चाहता हूँ कि साहब जब आपने ये स्कीम दी है, मैं विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, उन लोगों को लेके आना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे ये जितने केस हैं, जैसे सपोज करिए डिमोनेटाइजेशन का केस है, अब वो केस आज की डेट में सेटल नहीं हुआ, अपील में भी नहीं आया और कोई टेबल में है। मुझे लगता है कि भाई जैसे आज की डेट में इंटरप्रिटेशन आ रही है, इस पर टैक्स लगेगा मेरा या डिस्प्यूट हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं करना चाहूँ, तो मुझे इस स्कीम के अंदर मैं ये क्यों ना मौका दूं कि मैं वो डिस्प्यूट जो मेरी कोई टेबल पे है, मैं जाकर खुद कहूँ कि साहब ये मेरा डिक्लेरेशन ले लीजिए, मैंने ये किया हुआ है, लेकिन मैं इसका डिस्प्यूट नहीं करना, विवाद नहीं करना चाह रहा, आप मुझे टैक्स ले लीजिए, तो वो बहुत अच्छा होगा। ऐसे केसेस वॉलंटरी आएंगे तो ज़्यादा आएंगे, एनफोर्समेंट में हम ढूंढ लेंगे बाद में कोई डाटा माइनिंग करके, तो वो इतने केस नहीं ढूंढ पाएंगे जितना वॉलंटरी में आ जाएंगे। तो वो मेरा कहना है कि उसको लेके आने की सख्त जरूरत है। यानी कि जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन हो सकती है क्या ये, न सिर्फ सरकार के लिए, टैक्स पेयर के लिए भी, कॉर्पोरेट्स के लिए भी और जुडिशियल सिस्टम के लिए भी? जी बिल्कुल, ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, और खास करके ये कनेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स है। जैसे मैक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि हमने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है, लेकिन ये माइक्रो लेवल रिफॉर्म्स जो कि ग्राउंड टचिंग रिफॉर्म्स हैं, जो टैक्स पेयर्स के लिए या फिर और जो मामले हैं उनके लिए, खाली हमें नंबर्स में इम्प्रूव नहीं करना है, हमें ग्राउंड लेवल पे उनका इफेक्ट भी दिखाना है, जो कि सरकार ने अभी विवाद से विश्वास की स्कीम लाके दिखाएंगे अभी, जो हम समझते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इसका जो कनेक्ट है वो स्टेट्स के साथ भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अनाउंस करते हैं तो स्टेट के साथ उसका कनेक्ट होना चाहिए, उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल तक जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी स्कीम सिस्टम में आई है और उसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे उस चीज़ में हम सम्मिलित होकर जो सरकार का ऑब्जेक्टिव है उसको एक भरपूर प्रयास करके उसको एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ग्राउंड लेवल तक जानी चाहिए, ये खास करके क्योंकि हमारे देश में खासकर अवेयरनेस की बहुत प्रॉब्लम रहती है। कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि ऐसी स्कीम आई भी थी और वो ख़त्म भी हो गई, खासकर क्योंकि जो जिनके ज़्यादा कुछ लिटिगेशंस हैं, जिनके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, वो तो लोग ज़्यादा अवेयर भी रहते हैं, लेकिन कई लोगों के कुछ छोटे मामले होते हैं, कई बार उनको पता चलता है कि बाद में ये स्कीम तो आई भी और ख़त्म भी हो गई। तो उनके लिए अवेयरनेस कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा कि ग्राउंड लेवल पे जाके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस के पेपर्स हैं वहाँ पे इसको पब्लिश किया जाए कि इस तरीके से आप इसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं जो भी आपका लिटिगेशन है। तो हम समझते हैं कि इसका भरपूर फ़ायदा तभी होगा जब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी और लोगों को इसके बारे में समझाया जाएगा कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि कई बार मिस इंटरप्रिटेशन भी बहुत होता है, लोगों को कोई पॉलिसी है उसको गलत तरीके से कई बार के पता नहीं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, शायद सरकार ये निकलवाना चाहती है कि शायद हमने कुछ गलत कोई कहीं पे फाइल किया है, शायद वो पता करने के लिए ना स्कीम हो। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, इसका जो सिस्टम है, इसकी जो प्रक्रिया होगी उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जी, काफ़ी अहम सवाल है। वेदजैन जी, आप बताएं इस बात को, क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशंस के। तो जब भी कभी टैक्स देने की बात आती है सबसे पहले सीए को फ़ोन जाता है, तो अवेयरनेस पहुँचे हर आदमी तक जो कि टैक्स पेयर है, और साथ ही कॉर्पोरेट्स तक भी, और हर लेवल तक पहुँचे। आपको क्या लगता है कितनी वाकई में ये इशू होता है, लोगों को पता नहीं होती है ये चीज़? और इस स्कीम के लिए खासकर जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि विवाद से विश्वास, तो ये किसी को टेंशन नहीं हो कि भाई आज मैं क्लियरली बता दूंगा अपनी सब बातें, या मुझे कहीं दोबारा ये बूमरैंग ना कर जाएं चीज़ें? देखिए, वो नहीं होगा। मैं इसमें दो बातें स्पष्ट कर दूँ। आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन होने के बाद कहाँ विवाद है, इसका डाटा सरकार पे पूरा अवेलेबल है। 4,95,000 लगभग हम कहते हैं, तो अभी कंप्यूटर पे सारा ये डाटा अवेलेबल है टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि कितनी अपीलें कमिश्नर अपील पे पेंडिंग है, कितनी ITAT में पेंडिंग है, कितनी हाई कोर्ट में, कितनी सुप्रीम कोर्ट में। और जो अभी मैंने लास्ट वीक देखा था बजट आने के बाद, जैसे CBDT के चेयरमैन से भी जो डायरेक्शन जा रही हैं, वो फील्ड ऑफिसर्स को सभी को कहा जा रहा है कि वो लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको रीच आउट करने की कोशिश करें इंडिविजुअली कि आप इस स्कीम में आ जाइए और उनमें विश्वास बनाइए। स्कीम के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए
CBDT रूल्स बनने के बाद FAQ से भी आती है, क्वेश्चन आंसर लेकर आएगी कि भाई क्लैरिफिकेशन देने के लिए। पिछली जब भी स्कीमें आई तो सरकार ने जो स्कीम में वादा किया उसको निभाया है, तो उसमें कोई अविश्वास की बात नहीं, विश्वास पूरा बना रहेगा, वो आएंगे स्कीम में। तो मेरा ऐसा मानना है जिनके लिए ये स्कीम बनी है उनको तो किसी चिंता की बात नहीं है, वो लोग अंदर आएंगे, स्कीम में देकर जाएंगे, टैक्स देकर जाएंगे, तो ये बड़ी आराम की बात होगी और बड़े चैन की बात और लिटिगेशन ख़त्म करने की बात होगी। छोटे बहुत चैलेंजेस फंड फ्लो के आते हैं कि जिनके ऊपर ये टैक्स बनता है जमा कराने के लिए, तो सरकार ने इसलिए 2 विंडो दी है कि 31 मार्च तक एक और 30 जून तक एक, तो टाइम भी सफिशिएंट दिया है। लेकिन जो कुछ लोगों को जो स्कीम में नहीं लाए गए हैं वो एक चिंता की बात है थोड़ा सा, कि उनको भी लेके स्कीम में आना चाहिए। एक सर्च एंड सीजर वाले केसेस ऐसे हैं जिनको इसमें लेकर नहीं आया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि लिटिगेशन एक वहाँ भी बहुत बड़ी लिटिगेशन है कि जिनको कि आपने जिनके सर्च करके कुछ मटेरियल आपने ढूंढ लिया, कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, ये वर्कआउट कर लिया है, तो जब विवाद खत्म करने की बात हो रही है तो इन सब केसेस को भी लेके आना चाहिए। हो सकता है कि लगता है कि उनका जो विवाद है वो थोड़ा बड़ी हायर कैटेगरी का है, तो उस विवाद में टैक्स रेट बढ़ाया जा सकता है कि भाई इतना के बजाय आप 30 की जगह 45% देंगे या 50% देंगे, लेकिन सबको स्कीम में लाएंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज की डेट में हमें विश्वास पैदा करना है और विवाद खत्म करना है। और जब विवाद खत्म करना है तो हम समझे कि सभी टैक्स पेयर जिनके साथ हमारा विवाद है, हम उन सबको स्कीम के अंदर ले आए, मौका दें। ये मानते हैं कि किसका विवाद थोड़ा सा सीरियस है और सरकार समझती है कि मेरा पास में मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है औरों के बेहतर मुकाबले में, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है कि किसी की असेसमेंट रेगुलर में हो गई अपील, किसी की असेसमेंट रीओपन होके हो गई जो हम समझते हैं, किसी की सर्च की वजह से हो गई, किसी की सर्वे की वजह से हो गई, तो ये विवाद एक अपने आप में एक टेक्निकलिटीज़ हैं, तो उसको लिए करना जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने कुछ इस तरह की बातें समझाई जो शायद काफ़ी सरल होती हैं लेकिन समझने में समय लगता है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। विवाद को ख़त्म करने और विश्वास जीतने की जो ये पहल है वो काफ़ी सराहनीय लग रही है, जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर क्लैरिटी अभी बाकी है। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।